हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में केतु मकर लग्न के जातकों के लिए बताया जाएगा। किसी जातक की राहु की महादशा हो, राहु में केतु की अंतर्दशा चल रहा हो और मकर लग्न हो तो किस प्रकार के फलित होंगे। और राहु केतु सभी ये 12 भाव बताएंगे केतु को कि 12 भाव में किस तरीके के फल ये दे सकता है, किस परिस्थिति में फल दे सकता है। तो एक सैद्धांतिक विश्लेषण है, बिना देखे कुंडली के फलित कहना अपने आप में वैसे ही कठिन होता है। तो एक सैद्धांतिक विश्लेषण है, इसका जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ने के पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है, ये जियो का और ये आइडिया का है। आप यदि कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज है मेरा, ठीक है। 30 मिनट का टाइम देता हूँ जनरली। मकर लगन में राहु की महादशा, केतु केंद्र दशा, 18 वर्ष चलता है राहु केतु। अब राहु भी पाप ग्रह, केतु भी पाप ग्रह, तमोग्रही। और केतु चलेगा 12 माह 22 दिन, काफ़ी लंबा पीरियड होता है। सामान्यतः जब राहु केतु की दशा चलती है तो राहु भी पाप ग्रह, केतु भी पाप ग्रह, इसके बीच में यदि शनि का प्रत्यंतर आ जाए और मंगल का प्रत्यंतर आ जाए, प्राण दशा सूर्य किया जाए, या ये कहीं पे भी आपस में आगे पीछे हो जाए, ठीक है, तो लगातार आपके दशाक्रम में पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे समय में इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, ऐसी परिस्थिति खतरनाक होती है, ठीक। ये जो राहु है ये तमोगुणी है। देखिए, मानव के पास 3 गुण तो होते हैं, हम सत्व गुण, रज गुण, तम गुण। तो ये राहु तमोगुणी है, तो ये काफ़ी नेगेटिविटी का लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, रंग बदलना, अपराध, षड्यंत्र, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा फेमा, जहर का, है ना, और फांसी लगाना, जब्ती, सीजर, इंक्वायरी, सरकारी लोगों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एंटी करप्शन के मामले, फेरा फेमा और सुसाइड अटैम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी, फांसी लगाना, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। ये सब चीज़ों का भी सामना ऐसी दशाओं से करना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि राहु के पास ही इसी प्रकार के कारकत्व है। समय आने पर कोई अष्टमेश भी इस प्रकार के कारकत्व देने लगता है, कोई भी अष्टमेश गुरु तक देने लगता है। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन राहु के मामले में ये कारकत्व जरा बढ़ चढ़कर काम करने लगते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे मामले का उभर आना, इनकम टैक्स छापे, ठीक है, तो कई जीवन में अच्छी दशाएं चलने लगती है और अचानक फिर मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ता है। कोई व्यापारी है तो टैक्स से परेशान है, या कोई ऑफिसर है तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में परेशान है, या उसकी किसी प्रकार की कोई जांच चल रही है, या इनकम टैक्स की, या कमर्शियल टैक्स की, या प्रवर्तन निदेशालय की, या अन्य कोई भी जांच, या पुलिस की क्रिमिनल जांच चल रही हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। राहु के कारकत्व मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं काफ़ी। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रोक के देख सकते हो, नहीं तो ये वीडियो ना काफ़ी लंबी प्रवृत्ति का हो जाएगा फिर। राहु केतु जातक तत्व में भी लिखा है कि पाप ग्रह की महादशा, पाप ग्रह की अंतर्दशा काफ़ी तकलीफ दे होती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई पाप ग्रह की महादशा, फिर अंतर्दशा भी पाप ग्रह की, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, सब नीचे का जो अंतरा भी पाप ग्रहों का होगा, तो निश्चित रूप से भैया तकलीफ बढ़ेगी। देखिए, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा, और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूला। और ये तीनों अश्विनी, मघा, मूला ये गंडमूल श्रेणी के नक्षत्र कहलाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है अश्विनी मघा मूला में, और यदि जन्म के समय चंद्रमा अश्विनी मघा मूला में रहा, मतलब बच्चा मूल में पैदा हुआ, तो उसकी मूल शांति करानी पड़ती है, गंड मूल शांति करानी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं कि भाई राहु केतु हमेशा खराब फल नहीं देते, राहु केतु में योगकारिता भी होती है, ठीक है। जनरली राहु केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस भाव में है रहते हैं उसी भाव के अनुसार फल देते हैं। केंद्र त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं यदि वो नवमेश दशमेश के साथ हो जाएं, पंचमेश से हो जाए उनका, तो अच्छे फल देते हैं। लेकिन ये अनुभव में ऐसा हमेशा अच्छा ही होगा ऐसा बहुत कम देखा जाता है।
कई बार राहु पंचम में हो या नवम में हो या केंद्र में हो या फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो या लग्न में हो तो तकलीफ तो दिखती है। इसीलिए राहु के मामले में कोई दावेदारी से नहीं कह सकते कि ये केंद्र त्रिकोण के होके भी बहुत शुभ फल देंगे। इसी विषय में कोई दावेदारी मैं अपने अनुभव से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत सारी कुंडली मेरे पास राहु की आती है और राहु की कुंडली बहुत आती है मेरे पास। राहु केतु की उच्च राशि नीच राशि पर भी काफ़ी मतभेद है ज्योतिषियों में आपस में। जनरली राहु को वृषभ राशि का राहु उच्च का है और नीच का वृश्चिक का मान लिया जाता है, लेकिन अन्य एस्ट्रोलॉजरों के अलग अलग मत है। मैं तो वृषभ का ही मानता हूँ उच्च का, काफ़ी अच्छे फल होते हैं उसमें, देखा हूँ मैंने, अपना अनुभव है। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के मालिक को बाधक बना देते हैं, इतनी ताकत है राहु केतु में, ठीक है। तो निश्चित रूप से तमोग्रह का प्रभाव है और ये राहु के कारकत्व है। इसको आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा, है ना, नहीं तो इसमें बहुत समय बढ़ेगा। ये केतु के कारकत्व है, ये पुनः केतु के कारकत्व काफ़ी डिटेल में है, ये केतु के कारकत्व काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी उपयोगी होंगे। देखिए, भाव भावेश की स्थिति और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व के अनुरूप ही आपको यहाँ पे, और कारक ग्रह का निर्णय, इसके आधार पे ही आपको यहाँ पे फलित बताने का प्रयास करेगा, क्योंकि फलित बताने का अनेक विधि होती है। बिना कुंडली तो संभव नहीं है कि सारा फलित बता दिया जाए, तो उसी के अनुरूप प्रयास करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मुख्य वीडियो कि यदि आपकी मकर लगन की कुंडली है और राहु की महादशा में केतु चल रहा है आपका, ठीक है। अब आपको पहले ग्रह विश्लेषण कर दिया जाए कि भाई आपकी मकर लगन की कुंडली है तो आपको ग्रह क्या आपके लिए, लग्नेश क्या होगा, लग्नेश आपके लिए शुभ है, ठीक है, और धनेश होकर मारक है, याद रहे, भले इस लग्नेश है लेकिन मारक का प्रभाव तो उसमें रहेगा। तो लग्नेश होकर शुभ है तो हम शनि को कहेंगे कि मकर लगन की कुंडली में जातक के लिए शनि शुभ है, क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, इवन अष्टमेश का भी नहीं लगता, ठीक है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब गुरु को देखते हैं। गुरु इस कुंडली में बहुत खराब है। एक तो तीसरे स्थान का मालिक उपचय और ये 12वें का मालिक। 12वें का मालिक जनरली न्यूट्रल कहलाता है, लेकिन हम मानेंगे कि गुरु इस कुंडली में शुभ नहीं है। मंगल कैसा है इस कुंडली में, मकर लगन कुंडली में मंगल चतुर्थ होके अच्छा है, और मंगल का एक भाग जो उपचय है, तो फिर भी उपचय होने से ये बहुत शुभ नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि मंगल इस लगन की कुंडली में केंद्रेश होने से अपने अशुभता में कमी करता है, शुभ नहीं हो जाता, अशुभता में कमी करता है, और मंगल को केंद्र का दोष भी नहीं लगता, तो मंगल लाभेश है। तो मान सकते हैं कि मंगल बहुत बुरा नहीं है इस कुंडली में, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। क्या योगकारी है? तो नहीं, योगकारी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं शुक्र को। तो पंचमेश होके, ये पंचम त्रिकोण कहलाता है, लग्न के बाद सबसे बली त्रिकोण है। सबसे अच्छा त्रिकोण कौन सा कहलाता है? शुभ त्रिकोण, नवम कहलाता है, लेकिन पंचम भी सेकंड दूसरे नंबर का अच्छा त्रिकोण है। तो इसमें पंचमेश होकर शुक्र शुभ है और यहाँ पे ये दशमेश होकर शुभ है, लेकिन यहाँ पे शुक्र को केंद्र का दोष लगेगा, तो ये सदोष है, दोष युक्त है। फिर भी मैं कहूँगा कि मकर लगन की कुंडली में सबसे अच्छा कोई प्लानेट है तो वो शुक्र कहलाएगा, ठीक। केंद्र का दोष लगेगा वो अलग मैटर है। अब बुध को देखते हैं। बुध तृतीय षष्ठेश होके जो है यहाँ पे अशुभ है और नवमेश होके अतिशुभ है। तो भाई एक भाग अच्छा एक बुरा, तो क्या कहलाएगा? ये मिश्रित फल देगा, नवम के शुभ फल देगा, साथ में छठवें स्थान के भी रोग ऋण बीमारी कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा विवाद, ठीक, इस प्रकार के फल देने की ताकत रहती है। अब चंद्रमा यहाँ पे मारक है भैया, ठीक, चंद्रमा यहाँ पे मारक, ये लाल घेरा इसलिए लगाया कि मारक स्थान है, ठीक है, दोनों में रेड सर्कल मारक है। चंद्रमा यहाँ पे मारक है और चंद्रमा को केंद्र का दोष लगता है, लेकिन कम लगता है नाम मात्र का। तो चंद्रमा कैसा है? मारक है। मारक के मामले में नहीं कह सकते कि भैया बहुत अच्छा है, मारक तो मारक होता है, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है। अब सूर्य महाराज यहाँ पे अष्टमेश होके अशुभ है, लेकिन शास्त्र में खासकर लघु पाराशरी में कहता है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। सूर्य अष्टम स्थान के मालिक होने से वहाँ के कारकत्व ले लेता है, ठीक है, बहुत अशुभ तो नहीं कहता,
लेकिन वहाँ की कारकत तो लेके थोड़ा नेगेटिव परिणाम देने की ताकत रखता है। अब बात आ गई गुरु की। सारे सारे ग्रहों का, प्लैनेटों का मैंने विवरण कर दिया है। अब हम देखते हैं कि राहु आपका, मान के चलो कि लग्न में राहु है आपका। यदि आपका लग्न में राहु होगा तो 180 अंश के सामने होता है केतु, तो केतु यहाँ होगा ही सबकी कुंडली में। किसी का भी लग्न में राहु है तो केतु अपने आप 7वें भाव में आ जाएगा, बिल्कुल ये सिद्धांत है, क्योंकि 180 अंश के सामने वही रहेगा। ठीक, तो केतु यहाँ क्या करेगा? केतु यहाँ पे सप्तम स्थान पत्नी का स्थान है, पार्टनर का स्थान है, पत्नी भी पार्टनर है, व्यापारिक पार्टनर है। इसके अलावा भी विवाह से रिलेटेड कारकत्व इसमें रखते हैं। यदि यहाँ पे केतु कैसे फल देगा? वो चंद्रमा के अनुरूप फल देगा, जो ग्रह उसके साथ बैठे उसके अनुरूप फल देगा, जिसकी दृष्टि उसके अनुरूप फल देगा, नक्षत्र का फल देगा। क्या एक सा फल नहीं दे सकता? इसलिए तो फलित बताना कठिन है। शास्त्रों में लिख दिया भाई, इतने सारे सिद्धांत अप्लाई होते हैं, पता नहीं किसके अनुरूप फल देने लगे। तो सप्तम स्थान होने से केतु की दशा में वैवाहिक जीवन में विघ्न पैदा हो सकता है। यदि पहले से ही डिस्प्यूट चल रहे हैं और केतु की दशा मिल गई, तब तो फिर तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है भैया। ठीक है, अलगाव करता है, डिटैच कर देता है, भावनाविहीन है केतु। ठीक है, तो इसमें और हो सकता है कि आपके दशम से दशा में तो काम धंधा बंद हो जाए, आपका पार्टनर धोखा दे दे, व्यापारिक पार्टनर धोखा दे दे, आपका मैरिज वाला पार्टनर धोखा दे दे। इस तरीके से अलगाव की स्थिति बन सकती है। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी बात नहीं है 7वां केतु यहाँ पे। ठीक है, अब राहु यदि यहाँ धन भाव में है तो केतु अपने आप 8 हो गया। 8वें केतु के विषय में हम कोई भी शुभ बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक, 8वां स्थान सबसे बुरा स्थान होता है, तो ये कई प्रकार की बीमारियां दे सकता है, खासकर गुदा रोग दे सकता है, और जो है पुरानी चीज़ें खोल सकता है, कोई आपके पुराने रहस्य खोल सकता है। ठीक है, लेकिन आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हो, कोई अध्यात्म का काम कर रहे हो, कोई योग साधना करते हो, उस मामले में ये बेहतर रिजल्ट देने की ताकत रखता है। ठीक है, अन्य मामले में आपको ये है अच्छे फल देने की नहीं ताकत रखता। केतु इन्फेक्शन भी देता, फोड़े फुंसी दे जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई क्रॉनिक बीमारी लग जाए। 8वां स्थान क्रॉनिक बीमारी भी है। ठीक है, अब 9वें स्थान पे केतु हो गया तो राहु अपने आप यहाँ पे आ जाएगा तीसरे राहु के बारे में कोई बुरी बात जनरली नहीं कही जाती है। ठीक है, केतु 9वां केतु अच्छे स्थान पे बैठा। अब ये बुध कहीं यहाँ पे उच्च का हो तो अच्छे फल देगा। केतु धर्म स्थान पे इतना बुरा नहीं होता, धार्मिक मामले में बहुत तरक्की दे सकता है। पिता से यदि खराब होगा केतु और खराब नक्षत्र में होगा, बुरे प्लानेट से, अशुभ प्लानेट से दृष्ट होगा, तो पिता से मतभेद, वैचारिक मतभेद, परिवार की परंपराओं को तोड़ना, सामाजिक परंपराओं को तोड़ना और अपने दायित्वों के प्रति कटना, यह दायित्वों का निर्वहन नहीं करना। ठीक है, निर्वहन करना तो सिद्धांतों को तोड़ के करना। पिता से मतभेद, यदि केतु अच्छा हो तो धार्मिक यात्रा कर सकता है। 9वां केतु धार्मिक यात्रा दे सकता है। ठीक है, लीगल मामले में बहुत अच्छा दे सकता है, तरक्की दे सकता है, कोर्ट कचहरी कानूनी मामले में। केतु 7वां, राहु अपने आप 4थे स्थान पे जाएगा। केतु 7वां, यार ये नौकरी के मामले में अच्छा नहीं होता। केतु की दशा लगे तो काम धंधे बंद हो जाएं, और केतु जो है आपको जॉब से अलग कर देता है। कई लोगों की नौकरी चली जाती है केतु में। ठीक है, तो ये केतु 10वां हमें बहुत अच्छा नहीं मानता। ठीक, 11वां केतु पंचम राहु, यहाँ पे केतु जो है बहुत खराब नहीं, क्योंकि 11वें स्थान पे सभी ग्रहों को अच्छा ही माना जाता है, तो कोई नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन ये जो ना भाव जो 11वां है, ये बाधकेय से, तो ये बताना भूल गया था मैं, मकर लगन की कुंडली में मंगल बाधकेश हो जाता है। बाधकेश तब होता है जब उसमें मांदी का भी प्रभाव हो। यदि मांदी से कनेक्टेड नहीं है मंगल तो बाधकेश नहीं कहलाएगा। ये खास बात को याद रखना। ठीक है, तो केतु यहाँ पे 11वां केतु की बहुत नेगेटिव बात नहीं है, फिर भी ये कोई बीमारी को एक्टिवेट कर सकता है, बीमारी का उपचय कर सकता है, लाभ का उपचय करता है। लाभ की प्रवृत्ति नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, बड़ों को आशीर्वाद दिला सकता है। ठीक है, और बड़ों से असहयोग करवा सकता है। अब वो डिपेंड करता है किस नक्षत्र में, किसकी दृष्टि है, कैसी परिस्थिति में है। ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट कहना कठिन होता है। अब केतु आ गया 12वां केतु को अध्यात्म के मामले में बड़ा शुभ माना। राव साहब ने बड़ी तारीफ करे हैं, खासकर मीन का केतु 12वां मोक्ष प्रदाता है। अब मोक्ष चाहिए किसे यार, कलयुग में सबको चाहिए धन, मोक्ष वोक्ष सब जेब में रखते हैं आजकल। ठीक है,
सबको चाहिए, पैसे नगद चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, हर साल गाड़ी बदलने को होने का। ये है दुनिया कि मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए यार, जिसको लेना फ्री में ले जाओ मोक्ष। तो भैया ये सिर्फ धार्मिक मामले में अच्छा है, बाकी मामले में कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, अपमान, और जो है पत्नी से तलाक, यहाँ से 12वें स्थान तलाक से तलाक भी होता है। विदेश में हो तो विदेश छोड़ना पड़े, घर आ जाओ, ये स्थिति निर्मित होती है। ठीक, अच्छा नहीं है। लग्न का केतु आपको डिटैच कर देगा, अलग थलग कर देगा कुटुंब से। ठीक है, अच्छा नहीं है लग्न का केतु। कोई शरीर में इन्फेक्शन हो जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, बीमारी हो जाए। ठीक, तमोग्रही ग्रह है कुटुंब का केतु, परिवार से झगड़े झांसे करवा दे। ठीक है, परिवार से आप अलग थलग हो जाओ, ये स्थिति निर्मित कर सकता है। ठीक, बहुत अच्छा नहीं है आपका केतु। तीसरा केतु 9वां राहु, ये केतु आपको छोटे भाइयों से बहनों से डिटैच कर सकता है, अलग कर सकता है। कोई आपको कान में कंधे में कोई इन्फेक्शन दे सकता है, बीमारी दे सकता है। ठीक, और आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्बेंस कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बाधित कर सकता है, आपके ट्रैवलिंग के काम में बाधा दे सकता है। ठीक है, आपकी लेखन क्षमता, आपकी लिखने की आदत को बंद करवा दे कुछ दिनों के लिए। आप किताब लिख रहे हो तो केतु आदि बोले यार मेरा लिखना भी बंद हो गया, बोले। तीसरा स्थान लेखन भी है, और तीसरा स्थान से बहुत सारे कारकत्व है जो एकदम से याद नहीं आते बताते समय यार। ठीक है, अब केतु यहाँ आ गया। ठीक, केतु चौथा, भाई माँ से डिटैच करा दे। आप केतु लगा, पता लगा आप घर से दूर चले गए, आपका ट्रांसफर ही करा दिया केतु ने। ठीक है, घर से दूर चले गए, घर के सुख में कमी कर दिया इस केतु ने। ठीक, आगे बढ़े। राहु 11वां हो गया तो केतु पंचम हो गया। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, आपकी सोचने की ताकत, सोचने की जो क्षमता है या सोचने का जो तरीका, उसमें अचानक धार्मिकता आ जाए, आप जंतर मंतर और जो है अध्यात्म तंत्र मंत्र में रुचि लेने लगो, कोई योग साधना करने लगो, धार्मिकता आ जाए आपके सोचने में। ठीक है, और बच्चे को आपके पेट में, आपके बच्चे के पेट में, या कोई भी बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाए, रोग हो जाए, बीमार हो जाए। पंचम स्थान बच्चा है, और आपके शेयर मार्केट में, लॉटरी वाले व्यापार में अचानक ऐसा कोई घाटे की स्थिति निर्मित हो जाए। केतु छठा, देखिए पंचम केतु को उतना नहीं खराब बोला जाएगा जितना छठे को बोला जाएगा, क्योंकि पंचम स्थान यदि त्रिकोण का लाभ मिल गया तो शुभ भी माना जाता है। पहले ही मैंने बताया हूँ, केतु केंद्र त्रिकोण में शुभ माना जाता है, लेकिन अनुभव कुछ और कहता है। अनुभव बताता तकलीफ होती है। केतु छठे में केतु में क्या होगा? रोग, ऋण, बीमारी, दुश्मनों को एक्टिवेट कर दे, आपके पेट के नीचे वाले अंगों में बीमारी पैदा कर दे, अस्थायी प्रवृत्ति की बीमारी दे दे, कोर्ट कचहरी, रोग, ऋण, बीमारी, लड़ाई झगड़े, विवाद, सब पत्नी स्थान आ गए। मतलब मैंने सारा बता दिया। ठीक है, सारी पूरा राउंड घुमा दिया आपको। ठीक है, ये तो 18 मिनट का जनरल विश्लेषण हुआ। अब चलो भैया, कोई भी किसी की दशा लगे, सब बोलते हैं कि हाँ रत्न का बताना भूल गया यार मैं। रत्न जनरली, रत्न का मैं समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि ऋषि पारसन ने रत्न बताया नहीं। लगने इसका रत्न पहनना हो, नीलम तो पहन सकते हो भैया, है ना। गुरु का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना, लेकिन मार्केट में सब पूरा, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है वो तो नीच का गुरु है उसका भी रत्न पहना देता और बड़ा बोलता, बड़ा लाभ हो जाता है। अरे यार एक बात बताऊँ, 90% लोगों की दशाएं खराब रहती है ना तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि दशा थोड़ी सी खराब हुई ठीक हो जाती है। 10% ऐसा रहता है लोगों को समस्या उनकी नहीं सुधरती, तो वो तो सुधर नहीं है यार। तुम ज्योतिषी के पास जाओ नहीं जाओ, सुधरोगे, सब सुधार होता है। तो नीच का भी गुरु, नीच के गुरु का भी रत्न पहना के वो भयंकर बहादुरी करता है। अब बेचारी की दुकान ही होगी, वो धंधा ही करता होगा, खरीद लाता होगा सस्ते और बढ़िया बेचता है फिर वो तो। लेकिन नहीं पहनना, ठीक है। मैं ईमानदार आदमी हूँ यार, ज्योतिष के प्रति ईमानदार हूँ मैं। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube के इतिहास में कम ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कहीं मेरा पैसा ही नहीं बनता। मैं पैसे बनाना ही नहीं चाहता ना, मुझे नहीं बनाने पैसे यार। मैं तो सुख है मेरा, ज्योतिष मेरा मज़ा है, इंजॉय है। अच्छे लोगों से बात होती है। कल भी मेरे से बहुत बड़ा आदमी फ़ोन किया था और बहुत ऊंचे लेवल का था, और उसने पूरी बात ईमानदारी से बता दी थी और बताया कि मैं बहुत हाई पोजीशन में हूँ और मेरे बेटे की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बेटे की राहु की दशा चल रही थी, राहु 8वें स्थान का, बहुत तकलीफ। अब कहाँ बताना, क्या बताना था, भूल गया मैं।
हाँ, बात रत्न की हो रही थी, तो गुरु का रत्न नहीं पहनना, मंगल का रत्न, मंगल का रत्न पहना जा सकता है, याद रहे। लेकिन ये बाधकेश है, आपके मकर लगन की कुंड में बाधकेश है मंगल, तो क्या बाधकेश का रत्न पहनना चाहिए क्या? नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। उपाय है, मंत्रों सब तोड़ होता है। शुक्र के रत्न रत्न हीरा पहना जा सकता है, शुक्र इस कुंडली में काफ़ी शुभ है। बुध का रत्न पहना जा सकता है क्योंकि नौमेश भी है, ठीक है ना। और ही मोती भूल के ना पहने, ये वाला मोती रत्न जो है बिल्कुल ना पहने, क्योंकि मारक भाव का रत्न नहीं पहना जाता। सूर्य का माणिक ना पहने, लेकिन पहनाएंगे आपको लोग, क्योंकि उसको तो दुकान बेचारे की किराने की, रत्न बेचना है ना, और मस्त कमीशन खाना है, तो आपको पहनाएगा। मत पहनना। अष्टमेश के रत्न पहन के क्या हो गया? अष्टमेश को बलि करोगे तो तकलीफ होगी, बाधाएं है, ये बाधकेश है, मृत्यु स्थान है, ठीक है। लेकिन मेरी बात कहाँ मानोगे? पहनोगे, पहनो भैया, हमारा क्या जा रहा है यार, हमारे घर का थोड़ी पैसा लग रहा है। ये खरी खरी बात बता दी, ठीक है। रत्नों के पीछे मत भागो यार। केतु, ओम के केतुवे नमः, अभी मंत्र बताता हूँ। फ्री में जब उपाय होता है तो क्यों पैसे के पीछे भागना यार? देखो, ओम राम रावे नमः, ओम केम केतुवे नमः, इसका मंत्र जपो जितनी क्षमता है, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला, ठीक है, करो। अब राहु में ओम रावे नमः, राहु की दशा, केतु की चल रही, ओम के केतु के अंदर था, बीच में यदि सूर्य आए, बुध आए, सोम आए, उनके एक एक मंत्र ले लो और जप लो माला, जितनी क्षमता है जपो, सब ग्रह शांति होती है। देखिए, गणेश अथर्वशीष भी बहुत अच्छा है केतु के लिए, उसका जप करो। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, गणेश स्तोत्र तो बहुत है। गीता प्रेस ने तो एक पूरी गणेश स्तोत्रों की किताब ही निकाल रखी है, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी निकली नहीं, ठीक है, एक से एक है, बिना पैसे के है भैया। अब देखो, राहु का ये कवच भी होता है, ये कवच का यूज़ करो, है ना। ये राहु स्तोत्रम होता है, इसका उपयोग करो। केतु, केतु का ये कवच है, और ये केतु के 20 नाम है, ठीक है। और ये राहु का दान है, केतु का दान है, ठीक है। कहाँ पैसे लग रहे? फ्री में सब उपचार हो रहा है। नहीं भैया, हम तो गोमेद पहनेंगे, हम तो लहसुनिया पहनेंगे, भैया पहनो यार, है ना। देखो, बड़े जो धन संपन्न लोग हैं ना, वो पहन रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है, उसे तो कम से कम अपना बजट का ध्यान रखना चाहिए ना। अब यार, बड़ा आदमी अपने बच्चे का तिलक करने निकला है, 50 तो बस कर ले जा रहा है, तो आजकल मिडिल क्लास का आदमी भी उसी की औकात है, वो वैसे ही करेगा और तिलक करेगा। क्यों तमाशे कर रहा है भैया? एक बार शादी कर ले, तिलक करेगा, 50 बस ले जाएगा। तो दिखावे में मत आओ यार, दिखाओ। सेठ जी ले जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, 50 बस करें तिलक में, फिर 50 बस में भी करें। अबे तो सेठ जी है ना, आप नहीं हो सेठ, आप हो तो करो, देखा देखी मत करो। जितना बड़ा चादर है उतना उतना पैर फैलाओ, बस। देखो, राहु के लिए गोमेद जिरकॉन बोलते, 6 रत्ती का, पंचधातु या चांदी में, मध्यमा उंगली में, शनिवार या बुधवार को, सूर्यास्त के बाद, शनि या बुधवार को, शनि या बुध की होरा में, आद्रा स्वाति सद्भिषा नक्षत्र हो। केतु लहसुनिया कैटसाई, 6 रत्ती का, पंचधातु में, मध्यमा कनिष्ठिका उंगली में, शनिवार बुधवार को, सूर्यास्त के बाद, शनि या बुध की होरा में। अश्विनी मघा केतु, अश्विनी मघा मूला, इन दिन चंद्रमा हो, चंद्रमा यदि अश्विनी मघा मूला में हो, उस दिन धारण करना चाहिए, ठीक है भैया। अब ये राहु केतु यदि गोचर में खराब हो तो इस प्रकार का दान का उपयोग कर सकते हो, और जिस चीज़ के लिए मनाही किया मैंने लाल से लिख दिया, उसका उपयोग मत करना भैया, नहीं तो फॉरेस्ट वाले परेशान कर देंगे। ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से राहु का दान लिखा है, आप देख सकते हो वीडियो रोक के। ये ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से केतु का दान लिखा है, आप वीडियो रोक के देख सकते हो। अमृत कुंभ ग्रंथ से राहु का दान लिखा है, ठीक। ये अमृत कुंभ ग्रंथ से केतु का दान लिखा है, ओके। ये स्मृति ग्रंथ से बताया है कि धन अभाव हो तो लाजावर्त की मुद्रिका भी धारण कर सकते हैं। शनि के लिए लोहे की मुद्रिका धारण करने की बात हुई है। केतु के लिए लहसुनिया, राहु के लिए गोमेद के लिए पैसे ना हो, धन अभाव में हो तो आप लाजावर्त सस्ता कहलाता है। और ये योगीराज महाराज ने कहा है कि ग्रह शांति के लिए वो कड़े बताते थे, खासकर चांदी और शीशे का काढ़ा धारण करने की बात होती थी। तो आप यदि चांदी का शीशा बनाते हो तो ऊपर से ना शीशे का तार लगवा सकते हो, क्योंकि चांदी और शीशा एक साथ ठहरता नहीं है, इससे भी ग्रह शांति होती है। ऐसे महाराज ने अपनी किताब में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। जब मैं पढ़ता था तो मुझे नहीं पता कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, बहुत पुरानी बात है, मैंने निशान लगा रहा था ग्रह शांति के, और जब मैं ग्रह शांति पढ़ता तो महाराज की किताब में निकाल लेता। अरे अब ये महाराज जी बड़े
इनकी किताब पढ़ो तो मज़ा आ जाता है यार, ऐसा लगता है कि समाधि लग गई। इस देश में एक से एक साधु थे, बड़े ईमानदार थे, कभी कोई उन्होंने लूटपाट की बात नहीं करी, है ना। लोगों को ईश्वर के रास्ते में लगाते थे और उनके मार्ग प्रशस्त करते थे, मदद करते थे। अब तो बड़ी दिक्कत है यार, अब तो इतना महंगा कर्मकांड हो गया है कि अब क्या बताएं यार। 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोना, ये भी एक तरीका बताया है। मुद्रिका या अंगूठी बना लो स्मृति ग्रंथ से। मैंने तो कभी नहीं बनाया भैया, लेकिन आप लोग को करना है ऐसा प्रयास, तो मैं तो बता दिया ये भी तरीके हैं। 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोना। किसी के पास फुर्सत हो और यदि वो उसका कोई सुनार दोस्त हो, ज्वेलरी वाला हो, तो बनवा ले भाई। देखो केतु के लिए अश्वगंध की जड़ भी हाथ में पहन सकते हैं मंत्र जाप करके। और केतु के लिए बकरा दान, नवग्रह स्तोत्रम बहुत अच्छा विकल्प है। आपका ज़्यादा समय खराब चल रहा है ना, नवग्रह स्तोत्रम के 9 बार, 10 बार या 27 बार दिन में पाठ करना चाहिए। 9 श्लोक तो है ही। राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, ऐसे नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। डरने की जरूरत नहीं, सभी ऋण से शांति, ठीक है। बिना पैसे के कोई अपन को ज़्यादा धन नहीं खर्च करना है, हम ईश्वर भक्ति में मन लगाते हैं तो ग्रह शांति होती है। एक्चुअल ऐसे उपाय कोई एस्ट्रोलॉजर बताने लगे ना तो उसको फिर मतलब जनता का पैसा बचता है, ठीक है। तो हमारे जैसे ऐसे रेयर आपको मिलेंगे जो जनता का पैसा बचाना चाहते हैं। लोग जनता का पैसा लेना चाहते हैं, तो नए नए तरीके बताते हैं, नए नए तरीके, नए नए टोटके, नए नए तरीके, नए नए टोटके। अच्छा, जनता जो है प्रभावित होती है। जनता भी वैसे ही है, जैसे बोलेंगे भैया देखो चील का मूत लगेगा आपको, ठीक है। और क्या बोलेंगे, हमको चाहिए काली मुर्गी जिसमें जरा सा भी सफ़ेद बाल ना हो। अब वो जानते हो कि न चील का मूत मिलेगा, ऊपर चील है यार, कहाँ का पेशाब करेगा, कौन लाएगा। असंभव चीज़ मांगी जाती है, असंभव बात बताई जाती है टोटके में। ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में भयंकर बड़ी लूटपाट होती है। वहाँ पे तो एस्ट्रोलॉजर है, लोगों को ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी बनती नहीं, तो वो कह देते हैं कि देखो राहु के सामने केतु आ गया है। अरे भैया राहु के सामने केतु ही होता, हमेशा होता है, 180 अंश के सामने तो होता ही है। इस तरीके से भी लूटपाट होती है, कई प्रकार के लूटपाट है। आजकल तो मारक, जिसकी 7वें धन भाव की दशा चले या उसके 7वें स्थान की अंतर्दशाएं चली तो एस्ट्रोलॉजर मारक है बोलता है, तुम मर जाओगे बोले, और मारक के नाम पे वो लूटपाट करता है। खासकर यार कटक से मेरे पास बहुत फ़ोन आता है, कभी भुवनेश्वर से फ़ोन आता है, साहब हमको बताया है कि हमारा मारक चल रहा, मर जाएंगे। मैंने कहा नहीं मरोगे, 30-35 साल में कौन मरेगा। भारत का एवरेज आदमी यार 70 साल जीना है, लोग रिटायरमेंट के बाद मर ही नहीं रहे, मालूम है। 90 साल तक सरकार की तो पेंशन भोग रहे हैं लोग, नहीं मर रहे। अरे कहाँ मरना है यार, लेकिन डर गया बेचारा, थोड़ा बीमार हो गया, कोई क्रॉनिक बीमारी है, बेचारा डर गया और डरा दिया उसको, तो वो मारक का दशा लगा। अरे यार ऐसे में तो ना चलेगा भैया। ईश्वर सभी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें कि हमारी भारत की गरीब जनता को वह न डराएं, ईश्वर भक्ति में लगाएं और ज्योतिष से पेट पालने के अलावा वो दूसरे धंधे भी कर लें, होटल में काम कर लें, मजदूरी कर लें, है ना, नरेगा में काम कर लो, नरेगा में भी हो, अपना व्यापार कर लो, पान गुट की दुकान खोल लो, होटल खोल लो। कोई ज़रूरी थोड़ी यार तुम एस्ट्रोलॉजी से डरा के पैसे कमाओगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि राहु केतु कालसर्प से ही तुम धंधे कमाओगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि तुम यार लोगों का नाम जप करके ही उसको 40-50 हज़ार का पूजा करके ही पेट पालो। और भी तरीके से आप अच्छे शुद्ध तरीके से भी धन कमा सकते, कोई बड़ा बिजनेस भी स्टैंड कर सकते हो आप। क्यों भारत की गरीब जनता को डराना है, नहीं डराना चाहिए। आप बोल दिए उसको मारक है, बेचारा कुछ हो जाए, कोई सुसाइड कर ले, कुछ प्रॉब्लम में आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, सोचते हुए जा रहा है, टकरा जाए कहीं, मन में बात लग गई, ना डराओ भैया यार। एक तो बेचारा ज्योतिषी के पास वो तब आता है डॉक्टर से हार के, कोर्ट से हार के, पुलिस से हार के, क्रॉनिक बीमारी सुधर नहीं रही है, तब वो आता है आध्यात्मिक उपाय के लिए, एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। एस्ट्रोलॉजर भी लुटेरा मिल गया तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात अच्छी लगेगी, कुछ लोग गाली भी देंगे, जिनके धंधे हर्ट होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये सभी इस तरीके का बता देगा और कहीं ये वीडियो वायरल हो गया तो हमारी तो रत्न नहीं बिकेंगे, हमारी महंगी महंगी लोग पूजाएं नहीं कराएंगे, तो हमारे जीविकोपार्जन के साधन में बाधाएं आएगी। सीधी सीधी बात है, यही तरीका है ना। तो देखो बचो यार, देखो लोग लूटपाट करेंगे, भारत की जनता में जागृति तब आएगी जब वो स्वयं पढ़ेंगे। ज्योतिष पढ़ना सीखो, अच्छे अच्छे चैनल है, ज्योतिष सीखो, काय को डरते हो यार।
ऋषि पाराशर की यदि होरा शास्त्र पढ़ोगे तो कहीं पे भी लूटपाट नहीं है, वहां पे तो ग्रह शांति मंत्रों से ही होती है और ग्रह शांत होते हैं। याद रहे, ग्रह शांत होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ग्रह शांत होते। गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच, राम रक्षा स्रोत, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भागवत पाठ, गुरु प्रदत्त मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्यमामृतात्। किसने रोका यार, आप स्वयं करें। अभी जो नई पीढ़ी है वो मंत्रों से अलगाव हो गया है। हमारा जो नया समाज है वो रत्न फ्रेंडली हो गया है, मंत्र करना ही नहीं चाहते, प्रोनाउंसिएशन बलता नहीं, जो कि यूट्यूब में चैनल में भरे पड़े हैं। बेचारे लोग बता भी रहे हैं कि भैया मंत्र का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, और क्या चाहिए यार, इतना सरल। अब आप पढ़ नहीं करना चाहते हो तो क्या किया जाएगा भाई। आपको, आपका भी दृष्टि वही है कि रातों रात कोई आप चमत्कारिक तरीके से धन आपके घर में आ जाएं और कोई ऐसे टोटके से आपके पास माला माल हो जाओ, जैसे वीडियो वाला बता रहा, आपका भी वैसे ही मनोभाव है। तो बहुत मुश्किल है, संघर्ष से धन आता है और सबकी जीवन में दशाएं 19-20 चलती, कभी अच्छी कभी बुरी, सब परेशान है दुनिया में, कोई सुखी नहीं मेरे भाई। तो ऐसा क्यों सोचते हो कि सब कोई सुखी है और आप अकेले बीमार हो। तो थोड़ा धैर्य रखें और ईश्वर पे विश्वास रखें। कोई भी दशा हो, ईश्वर पे विश्वास को ना छोड़ें। मंत्रों की ताकत खत्म नहीं हुई। कलो हरि कीर्तन, नाम जप करो, नाम जप करो। हरे कृष्णा।